हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बिहार एसआई पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो हाल ही में महाराष्ट्र के बधावन में देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बधावन महाराष्ट्र में। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो बधावन महाराष्ट्र में जो ये पोर्ट का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद जो है वो भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इस पोर्ट को बनाने में जो अनुमानित लागत है वो 65,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आकी गई है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वें स्थान पर। इस सूचकांक के जो शीर्ष देश हैं वो है अमेरिका, और यह सूचकांक जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत के जयपुर शहर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर की स्थापना जो है वो 1727 में राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुआ था, और भारत जो है वो इसका सदस्य 1946 में बना था। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है, और यूनेस्को के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। तो मुक्ति कारवा अभियान जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और यह जो अभियान है मुक्ति कारवा, इसका नेतृत्व जो है वो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जन सूचना पोर्टल, प्योर फॉर श्योर अभियान, इंदिरा रसोई योजना। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो बिहार के कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जल जीवन हरियाली अभियान, जल साक्षरता अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना। अगर हम बात झारखंड की करते हैं तो झारखंड से याद रखिएगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो के पराशरन को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राम मंदिर ट्रस्ट की अगर बात करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, जो कि 15 सदस्य को शामिल किया जाएगा उस ट्रस्ट में, जिसमें एक ट्रस्टी को अनिवार्य रूप से दलित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या है, संतुष्ट नाम से एक पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुष्ट। और इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं उनका नाम है श्री संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट हमारा कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। तो पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहा जाता है। तो इस क्रिप्टोगैम, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोजेम्स। देखिए दो होता है, एक है अपुष्पीय पौधे जिसको कि क्रिप्टोजेम्स कहा जाता है, और एक होता है पुष्पीय पौधे। फिर ये क्रिप्टोजेम्स को 3 पार्टों में क्लासिफाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा और पेड्रियोफाइटा। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य के द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है केरल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के द्वारा। केरल से एक चीज़ याद रखिएगा कि केरल में भारत में कोरोना का जो पहला केस है वो भी केरल में ही दर्ज किया गया है।
वहीं अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करते हैं, मतलब कोविड-19 की बात करते हैं, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहला मौत कर्नाटक में हुआ था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है और कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी यूविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है? तो यूविका कार्यक्रम जो है वो इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है वो है कि युवाओं को आंतरिक प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना, ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में युवाओं की रुचि बढ़ाई जा सके। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है और तत्कालीन इसरो के चेयरमैन हैं, उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो ये अमेरिका में मिला है, तो संयुक्त अरब अमीरात में मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। अमेरिका से एक चीज़ याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अमेरिका है और सबसे बड़ा अगर उत्पादक राज्य पूछ ले भारत में तब आपका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय रेलवे जो है वो किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो सबसे लंबा पियर ब्रिज का जो निर्माण है वो मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, मणिपुर। इस पुल की जो लंबाई है वो लगभग 703 मीटर है। वहीं अगर हम लोग मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जो है वो सत्यपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेघालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ की राजधानी है शिलोंग। वहीं अगर भगत सिंह कोश्यारी की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की अगर बात करते हैं तो ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं और फागू चौहान की अगर बात करते हैं तो ये बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम सरकार जो है वो जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के समर्थन करने के लिए यह फंड जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है BSK कुमोदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो गृह मंत्री जो अभी तत्कालीन है उनका नाम है अमित शाह। नेक्स्ट हमारा कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था निशिकांत कामत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निशिकांत कामत। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किया है? तो ये कौन सा देश किया है? ये किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। तिस्ता नदी की अगर बात करते हैं तो तिस्ता नदी जो है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वहीं अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट है हमारा कि CBI के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना। वहीं अगर हम लोग CBI की बात करते हैं तो CBI का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर हम लोग सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की बात करते हैं, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी स्थापना जो है वो 1965 में हुआ है और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये मुंडवा-डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मंडुआ-डीह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी भोपाल के नज़दीक एक मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका भी नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये बात कर रहा है पंडित जसराज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जसराज। पंडित जसराज जो थे वो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे और इन्हें 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा
कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। वहीं अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल तो अभी हम लोगों ने देखा ही कि भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है। तो ये किस लिंक की किया है, ये डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, जो सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मतलब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनका नाम नितिन गडकरी है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो रामनाथ कोविंद का जो सचिव है वो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि लाल बाग कहाँ स्थित है। तो लाल बाग बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु से आप लोग और भी चीज़ें याद रखिएगा कर्नाटक से। यहाँ बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भी उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। तो ये किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। वहीं अगर हम लोग WTO की बात करते हैं तो WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो गैट बना था उसके जगह पे किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और टोटल मेंबर कंट्री इसके हैं 164। नेक्स्ट हमारा कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल। और इस दिन जो है वो लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 15 जनवरी से याद रखिएगा, 15 जनवरी को सेना दिवस, स्थल सेना दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है और 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो सिकंदर के हमलों के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का शासन था। और फिर यही नंद वंश को समाप्त करके जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। नंद वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। नंद वंश से और भी चीज़ें याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कन्नब वंश का संस्थापक वासुदेव और राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। ये बात कर रहा है पगोडा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पगोडा। एक चीज़ और याद रखिएगा, विजयनगर का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था वो था बराह। वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जो था वो क्या था। तो वो था बराह। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है हमारा कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया। तो ये किसने बनाया था, ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये जो अंगकोर था, अंकोर वाट का मंदिर था, तो अंकोर वाट का जो मंदिर था वो विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो अकबर कब किया था, 1562 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1562। और अकबर जो था वो अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम भी जो था वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। अकबर से और भी चीज़ें याद रखिएगा, इसने दास प्रथा का अंत भी किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। इबादत खाने की स्थापना किया था 1572 में। दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। लाहौर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था 1585 में। नेक्स्ट हमारा कि बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर जो है वो तुझके बाबरी उसकी आत्मकथा है जो कि वह तुर्की भाषा में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। और तुझके बाबरी का फारसी भाषा में फिर अनुवाद बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था।
तुझके बाबरी में एक चीज़ और याद रखिएगा, तुझके बाबरी में बाबर जो था वो कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक माना था। बाबर से इंपॉर्टेंट कुछ और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। और खानवा के युद्ध में बाबर जो था वो राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट है हमारा कि रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट्स ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक जो है वो यतीश यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल का 13वां संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लीग का 13वां संस्करण जो है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला, बिल्कुल सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है वो दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये आईपीएल का 13वां संस्करण था जो कि मुंबई इंडियंस के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अबरक यानी कि माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, तो ये बहुतायत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन अबरक का उत्पादन अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो देशों में चीन और राज्यों में आंध्र प्रदेश। अबरक जो है वो ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इसका वो चाइना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ये मैथ्स के क्वेश्चंस को यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को दे दूंगा। ये जी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। 34 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं 4-5 क्वेश्चन रहता है, मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो में भी करवा दूंगा, आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि धोबन सोडा है, तो धोबन सोडा किसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो आणविक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। यह जो होता है वो जल में विलय होता है और इसका उपयोग जो है वो साबुन, कागज, कांच इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है, तो एंटीपायरेटिक्स दवाएं जो है वो शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के ताप के घटाने में। और जो कुछ महत्वपूर्ण एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ हैं वो एस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन, सेरोडोन, ये सब जो हम लोग खाते हैं वो सब क्या है, एंटीपायरेटिक्स दवाएँ हैं। वहीं पे अगर हम लोग एनाल्जेसिक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक का प्रयोग जो है वो शरीर के दर्द को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पाश्चीकरण में, तो पाश्चीकरण में होता क्या है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। देखिए दूध के पाश्चीकरण की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। और दूध से एक और चीज़ याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दूध जो है वो एक कोलाइड है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। एक है बाष्पील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक होते क्या है पहले ये समझ लीजिए। वैसे प्रदूषक जो सीधे उत्सर्जित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसको प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे CO, NO2, N2O, NO, SO2, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। यहाँ पे भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। देखिए 1 मोल में कितना होगा, 6.022 × 10⁻23। और इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो यानी कि 9.1 × 10⁻−28 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 × 10⁻23, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.55 mg। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.55 मिलीग्राम। नेक्स्ट है हमारा कि सेप्टिसीमिया होता है, तो सेप्टिसीमिया क्या होता है, तो सेप्टिसीमिया जो है वो रक्त विषाक्तता होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन जो है वो पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है तो ही उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और जिसको कि हम लोग प्रोटीरोजोइक युग भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि ग्लाइकोजेन का संचय होता है, तो ग्लाइकोजेन की अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोजेन का संचय होता है वो यकृत एवं पेशियों में होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत एवं पेशियों में होता है। ग्लाइकोजेन की अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोजेन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि मनुष्यों, जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ कौन सा युग्म सही है ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस नहीं सही है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन ये सही है, क्योंकि जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है और यह बौने पौधे को लंबा कर देता है और इसकी खोज जो है वो कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो रक्त किसमें नहीं होता और शोषण करता है? तो ये हाइड्रा में नहीं होता है और शोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। वहीं अगर हम लोग केचुआ की बात करते हैं तो केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ का प्राणी है और इसका हेमोग्लोबिन रुधिर में नहीं बल्कि प्लाज्मा में घुला हुआ होता है और इसको किसानों का मित्र और पृथ्वी की आंत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है? देखिए पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि भारत की जो सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से मिलता है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ आपसे पूछ रहा है नेपाल से किससे मिलता है? तो देखिए नेपाल से कौन कौन मिलेगा? उत्तराखंड मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, मतलब टोटल 4 राज्यों के मिलेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो यहाँ किसकी मिलती है? सिक्किम की मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। वहीं अगर चीन की बात करेंगे तो चीन से हिमाचल प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड, सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, लद्दाख मिलेगा। भूटान से अगर बात करते हैं तो भूटान से सिक्किम मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा, आसाम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। म्यांमार की अगर बात करेंगे तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा मिलेगा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या जो है वो 1.5 लाख से अधिक है, बिल्कुल सही है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन 1997 में किया गया था, ये गलत है, क्योंकि BSNL का जो गठन है वो 2000 में किया गया था। और भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण यानी ट्राई का गठन जो वर्ष है वो 2000 में किया गया था, ये गलत है, क्योंकि ट्राई का जो गठन है वो 1997 में किया गया था। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो देखिए भारत में सबसे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखिएगा तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है और ऐसे देखा जाए तो गोवा जो है वो गोवा राज्य जो है वो भारत में शहरीकरण में प्रथम स्थान रखता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो कौन जोड़ता है? पनामा नहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। पनामा नहर का जो निर्माण है वो 1914 में किया गया था। वहीं अगर हम लोग स्वेज नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में किया गया था। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और अगर हम लोग बात करते हैं पाक स्टेट की, तो पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट हमारा कि जब कोई देश अवमूलन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है? तो ये क्या होता है? समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अवमूलन आप लोगों को पता होगा, जब जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा की जो मूल्य है वो कम कर दिया जाता है तो उसको मुद्रा अवमूलन कहा जाता है। और भारत में अभी तक मुद्रा का जो अवमूलन है वो 3 बार किया जा चुका है, एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। नेक्स्ट हमारा कि चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना में जनरली घास भूमि को कहते हैं पंपास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो है वो सर्वप्रथम जॉन टी बर्जन ने वर्ष 1976 में किया था, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान जो है वो 11 से 100 के बीच होता है। तो ये जो 11 से 100 के बीच दिया हुआ है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता का जो मान है वो 11 से 100 के बीच होता है, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो सभी सही है। नहीं देखिए इससे पहले इसका जो ऑप्शन था कि सूचकांक में वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय जो है वो मॉरिस को जाता है, ये गलत है। तो ये तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट हमारा कि किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही क्या होता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यह आपसे पूछ रहा है। बांदीपुर तमिलनाडु गलत है, क्योंकि बांदीपुर है कहाँ, कर्नाटक में। मानस उत्तर प्रदेश गलत है, मानस है आसाम में। रणथंभौर राजस्थान बिल्कुल सही है। सिमलीपाल बिहार गलत है, क्योंकि सिमलीपाल है उड़ीसा में। ये 58 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? ये चिप कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चिप। नेक्स्ट हमारा कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का विषाणु जो है वो रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्त में टी कोशिकाएं। टी कोशिका की अगर बात करते हैं तो टी कोशिका एक प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट है, और टी कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में चली जाती है और वहीं पे इसका विकास होता है। वहीं अगर हम लोग एड्स की बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा कि स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। और इसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक में द्रव के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें द्रव के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में द्रव के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? 273 केल्विन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 273 केल्विन। देखिए गलनांक की अगर बात करते हैं तो कोई भी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाए। ताप के केल्विन पैमाना का जो निम्न निश्चित बिंदु है वो 273 केल्विन, और उच्च निश्चित बिंदु जो है वो 373 केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक भी केल्विन होता है, जिसको के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रति चुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे मरकरी जो है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल का उद्घाटन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स का, उसमें मंद विकर्षण होता है। नेक्स्ट हमारा कि रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये किस में करता है? कोशित में करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशित। रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है, और रेशम का जो कीड़ा होता है मतलब सिल्क वॉर्म जो होता है, इसका जीवन चक्र जो है वो 4 चरणों में पूरा होता है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा वयस्क। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ये कौन सी है? ये सर क्रिक लाइन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं रेड क्लिफ लाइन आप लोग पढ़े होंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में सीमांकन किया गया रेखा है। मैकमोहन लाइन की अगर बात करते हैं तो यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जो कि 1914 में बनाया गया था, लेकिन मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मान्यता है। वहीं डूरंड लाइन की अगर बात करते हैं तो यह 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा था, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट हमारा कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो देखिए पहला तो आप लोगों को पता होगा कि दांत जो है वो 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। और यहाँ पूछ रहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन नहीं होता है? तो चवर्णक दांत नहीं होता, मतलब मोलर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर। और मोलर का जो मेन काम होता है वो भोजन को चबाना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं, तो ये कौन होता है? ये राइजोबियम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। राइजोबियम की अगर बात करते हैं तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और पौधा जो होता है वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए उन्हें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूप में लेने में यही राइबोजोमियम जीवाणुओं की मदद लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे बाबू कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। इनको बिहार के सिंह के नाम से भी जाना जाता था, और ये बिहार के जगदीशपुर आरा जिले से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था।
नेक्स्ट है हमारा कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 मार्च 1900 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक जो जराई केला के रेंगोता गांव के 7 मुंडाओं ने 500 रुपये इनाम के लालच में सोते हुए बिरसा को खाट से बांध कर लाकर अंग्रेजों को क्या कर दिया था? सौंप दिया था। नेक्स्ट है हमारा, ये बिरसा मुंडा से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म जो है वो 1875 में हुआ था। इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था और इन्हीं के जन्म पर 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किस युद्ध में किया था? चंदावर के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 और इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। वहीं अगर हम लोग तराइन के युद्ध की बात करते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो था 1899 से लेकर 1905 तक और कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन का निर्णय भी लिया गया था। साथ ही साथ कर्जन से याद रखिएगा, कर्जन के काल में ही मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकवाल आयोग का भी गठन किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो लॉर्ड डफरिन था ये भी कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो अल्पमत की प्रतिनिधि करता है, बहुमत का नहीं। साथ ही साथ कुछ और भी भारतीय जो है वो कांग्रेस के बारे में उनका भी कुछ मत था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तिलक के द्वारा कहा गया था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो गांधी जी किसके बुलाने पे गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। और इसमें यह था कि 3/20 में भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको कि 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता था। और फिर यही चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और यही जो है वो भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। ऐसे तो भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में किया ही गया था, लेकिन भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है वो यही बिहार के पश्चिम चंपारण से किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जब 1929 में हो जाती है तो जो अंग्रेज अधिकारी था एमन, जिससे जो राजकुमार शुक्ल जो थे वो 25 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे थे, वो उनके श्राद्ध कार्य के लिए 300 रुपये भेजता है और कहता है कि राजकुमार शुक्ल जैसा, मतलब कि राजकुमार शुक्ल जो था वो चंपारण का अकेला मर्द था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम बैठक है वो लखनऊ में आयोजित किया गया था और फिर फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसी के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चलता है, जिसकी अध्यक्ष जो है वो NG रंगा के द्वारा किया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने एक हुंकार पत्रिका का भी संपादन किया था और यही हुंकार पत्रिका जो है वो किसानों की समस्याओं को सशक्त रूप से उठाया था। नेक्स्ट है हमारा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मार दी थी? तो ये किसने गोली मारा था? एक पंजाब का क्रांतिकारी नेता था, नाम था उसका उधम सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। और फिर बाद में उधम सिंह को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि 1919 में जब मार्टेंगू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए मार्टेंगू चैम्सफोर्ड अधिनियम जब पास हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड जॉर्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज। ये जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज, ये 1916 से लेकर 1922 तक रहा था। तो 1919 इसी के बीच में आता है, तो ये कौन था? लॉर्ड जॉर्ज ही था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। एक चीज़ याद रखिएगा मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम से, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय भारत सचिव था मॉन्टेगू और वायसराय था चैम्सफोर्ड। और मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार को भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के कुछ विशेषताएं याद रखिएगा। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। पाणिनि की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार के
पुष्कलावती नामक स्थान पर हुआ था। वहीं अगर हम लोग चारबाग की बात करते हैं तो ये भौतिकवादी दर्शक का जनक माने जाते हैं। कौटिल्य की अगर बात करते हैं तो इसका मूल नाम विष्णुगुप्त था, जो कि कौटिल्य गोत्र के थे। और अगर हम लोग कपिल की बात करते हैं तो कपिल जो था वो सांख्य दर्शन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। तो कवि कालिदास की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वहीं कालिदास की कुछ पुस्तकें का नाम याद रखिएगा, जैसे मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब जो पुस्तकें हैं वो कालिदास की रचित पुस्तकें हैं। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शन की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, इसे विशिष्ट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। और हर्षवर्धन के याद रखिएगा, यह पुष्पति भुंस के महानतम शासक में से एक था, जिसे प्राचीन काल के उत्तर भारत का अंतिम महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध को किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक है वो 3 परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो परिस्थिति क्या है कि अगर कोई विधेयक को एक सदन से पारित किए जाने और दूसरे में भेजे जाने के बाद पहला कंडीशन यह है कि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो, दूसरा है कि संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं तो, और तीसरा कंडीशन है कि विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से ज़्यादा लंबित है तो। ये तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए दिया हुआ है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में कभी नहीं बुलाया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में कभी नहीं संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे। देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य था कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, स्थगन प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो स्थगन प्रस्ताव से याद रखिएगा कि संसद में स्थगन प्रस्ताव जो है वो संसद के कोई भी सदस्य के द्वारा रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है। बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। और सामान्यतः जो स्थगन प्रस्ताव है वो 4 बजे शाम को लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बात करते हैं कि तो संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। वहीं कहते हैं निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ये भी गलत है, क्योंकि संसद जो है वो सदस्य की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, ना कि निर्वाचन आयुक्त के। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का जो संविधान है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर बनता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन सा जो है वो भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। आप लोग पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन या करने संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था। तो ये किसने किया था, प्रांतों की विधानसभा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा की सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी। इसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। साथ ही साथ ये भी आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा के जो एक प्रतिनिधि के लिए लगभग 10 लाख आबादी निश्चित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो बहिष्कार का प्रमुख कारण ये था कि मुस्लिम लीग जो था वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो यह एक अलग देश का निर्माण ही करना चाहते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 1906 में ढाका में किया गया था, और 1940 में जब मुस्लिम लीग की बैठक होती है लाहौर में तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में होती है, और उसमें ही 2 राष्ट्र के सिद्धांत के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है। तो भारतीय संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो कनाडा से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा।
कनाडा से और भी याद रखिएगा संघात्मक विशेषताएं के साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये सब जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, तो यह जो है वो मेनली मैंगलोर कर्नाटक से निर्यात होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर कर्नाटक। भारत में जो सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है वो उड़ीसा और झारखंड में है, और भारत में जो पहला लौह अयस्क कारखाना है जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल से याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद वर्णित है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपने पद पर बना भी रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है भारत में निम्नकोट क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है, तो चीड़ के वनों से किसका संबंध है, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन से याद रखिएगा ऐसे व्यापक क्षेत्र जो पूरी तरह से वृक्षों से आच्छादित हों और वह पर्यावरण सहित क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में सुधार करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है। देखिए चट्टान जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित, और जिसमें कि अपसादी चट्टान जो होते हैं उसमें खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसादी चट्टान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है, तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो है वो मालवा का पठार अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। नेक्स्ट हमारा कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता, यही गलत हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टीशियस काल से टेथिस सागर का तल जो है वो ऊपर उठने लगा था, बिल्कुल सही है। कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ था, ये भी सही है। तो ये दोनों क्या है, वो सही है। क्रिस्टेशियस काल की अगर बात करते हैं तो ये मेसोजोइक युग के अंतर्गत आता है, और इसका क्रिस्टेशियस काल जो है वो 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैंक धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से भी क्रिया करता है, तो ये सोडियम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम जो है वो उसको किरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है, यह इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद कहलाता है, तो निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला जो प्रणोद है वो क्या कहलाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट हमारा जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है, तो जबलपुर श्रेणी जो है वो विंध्यन क्रम का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन श्रेणी की अगर बात करते हैं तो विंध्यन श्रेणी जो है वो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिण भारत में बांटती है। इस श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की संकीर्ण घाटियां हैं जिसका निर्माण जो है वो डाउन फॉल्टिंग के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रेप में विशाल चट्टानें मिलती हैं, ये बिल्कुल सही है। और शिलांग श्रेणी जो है वो मेघालय में है, तो ये भी सही है। दक्कन ट्रैप की अगर बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार होता है। यह पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है कैम्ब्रियन, ट्रियासिक। ये देखिए इसको आप लोग अरेंज कीजिएगा तो आपका सबसे पहले हो जाएगा कैम्ब्रियन, उसके बाद आएगा ट्रियासिक, उसके बाद आएगा प्लीस्टोसिन और फिर आएगा होलोसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारा कि कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कबीर पुरस्कार का जो संबंध है वो सामाजिक सद्भाव से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि उर्दू की पुस्तक गुल-ए-नगमा किन की रचना है। तो उर्दू की पुस्तक ये जो गुल-ए-नगमा है ये फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो आप लोगों और हमारे बीच एक जो इंटरलिंक का काम करता है वो आप लोगों का कमेंट ही करता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।